नमस्कार। भारत की नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सुनने में शायद स्कूल का कोई चैप्टर लगे, है ना? लेकिन चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी दूसरा कम्पिटिटिव एग्जाम, ये वो टॉपिक है जहां से सवाल आते ही आते हैं। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे और इसे आसान बनाएंगे। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि भारत को दुनिया के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले देशों में क्यों गिना जाता है? तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 47,000, जी हाँ, 47,000, ये भारत में मिलने वाली अलग अलग पौधों की प्रजातियों की संख्या है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि ये हमें दुनिया में 10वें और एशिया में चौथे नंबर पर रखती है। और कहानी बस पौधों पर खत्म नहीं होती। अब इस दूसरे नंबर को देखिए, 89,000। ये हमारे देश में रहने वाले जानवरों की प्रजातियों की गिनती है। तो ये दोनों आंकड़े मिलकर एक साफ तस्वीर दिखाते हैं कि भारत की बायोडायवर्सिटी कितनी विशाल और समृद्ध है। अब इतने बड़े टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम पहले भारत की बायोडायवर्सिटी को समझेंगे, फिर उन फैक्टर्स को जानेंगे जो वनस्पति तय करते हैं। उसके बाद भारत के अलग अलग जंगलों की सैर करेंगे, वहाँ रहने वाले वन्य प्राणियों की दुनिया में झांकेंगे और आखिर में इन्हें बचाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, उस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर भारत की बायोडायवर्सिटी में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना यूनिक बनाती है। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल, ये प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन आखिर है क्या? देखिए, इसे वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो पेड़ पौधे हैं जो कुदरती तौर पर बिना किसी इंसानी मदद के उगे हैं और बड़े हैं। जो पौधे यहीं के हैं, यानी मूल रूप से भारतीय, उन्हें हम देशज कहते हैं, और जो कहीं बाहर से लाए गए वो विदेशज कहलाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भारत में ही इतनी अलग अलग तरह की वनस्पति क्यों मिलती है? कहीं घने जंगल तो कहीं कटीली झाड़ियां, ऐसा क्यों? इसका जवाब कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स में छुपा है। और हाँ, एग्जाम्स में जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए ये हिस्सा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, किसी भी जगह की वनस्पति को मुख्य तौर पर 3 चीजें कंट्रोल करती हैं। पहला है भूभाग, यानी जमीन कैसी है, मिट्टी किस तरह की है। और दूसरा जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है जलवायु, मतलब वहाँ का तापमान, सूरज की रोशनी और सबसे जरूरी बारिश। उपजाऊ जमीन पर तो खेती हो जाती है, लेकिन ऊबड़-खाबड़ जमीन पर अक्सर जंगल और घास के मैदान ही पनपते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये बहुत काम की चीज है। ये सीधे सीधे बताती है कि कैसे टेम्परेचर यानी तापमान वनस्पति का पूरा कैरेक्टर बदल देता है। जैसे जो ट्रॉपिकल जोन है, जहां औसत तापमान 24 डिग्री से ऊपर रहता है, वहां पाला नहीं पड़ता। ये घने जंगलों के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशन है। वहीं दूसरी तरफ एल्पाइन जोन में, जहां तापमान 7 डिग्री से भी कम हो जाता है, वहां आपको बर्फ और बिल्कुल अलग तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। तो ये दिखाता है कि तापमान, धूप और बारिश कितने क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मुख्य हिस्से पर, भारत के 5 प्रमुख वन प्रकार। इनको समझ लिया तो समझो आधा काम हो गया। किसी भी जंगल के डिटेल में जाने से पहले आइए इस मैप से एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। इससे एक भौगोलिक अंदाजा लग जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे गहरे हरे रंग वाले सदाबहार वन पश्चिमी तट और नॉर्थ ईस्ट में हैं, जबकि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हल्के हरे यानी पर्णपाती वनों से ढका है। यही विविधता तो भारत की असली पहचान है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भारत के सबसे घने, सबसे हरे भरे जंगलों में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। सोचिए एक ऐसी जगह की जहां साल में 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, मतलब घनघोर बारिश। ये जंगल वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। यहाँ पेड़ इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। एबोनी और महोगनी जैसे कीमती पेड़ इन्हीं जंगलों की शान हैं। अब बात करते हैं भारत के सबसे आम जंगल की, जो सबसे ज्यादा इलाके में फैले हैं, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, या जिन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ये 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश वाले इलाकों के राजा हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये सूखी गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और मानसून आते ही फिर से हरे भरे हो जाते हैं। टीक और सैल जैसी कमर्शियल लकड़ियां इन्हीं जंगलों से मिलती हैं। जैसे जैसे बारिश का मीटर 70 सेंटीमीटर से नीचे गिरता है, सीन एकदम बदल जाता है।
हम आ जाते हैं काटीले वनों और झाड़ियों के इलाके में। दिमाग में सीधे राजस्थान और गुजरात आते हैं ना। यहाँ पानी बचाने के लिए पेड़ों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं और जड़ें बहुत गहरी होती हैं। बबूल और खजूर इस मुश्किल माहौल में टिके रहने के मास्टर हैं। चलिए अब थोड़ा पहाड़ों की ओर चलते हैं, जहां हमें मॉन्टेन फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ का मामला बड़ा दिलचस्प है। यहाँ जंगल का टाइप आपकी हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड तय करती है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, पेड़ों का स्टाइल बदलता जाता है। लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर आपको चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलेंगे, लेकिन और ऊपर जाने पर आपको चीर और देवदार जैसे नुकीली पत्ती वाले पेड़ दिखने लगेंगे, और एकदम टॉप पर अल्पाइन घास के मैदान। और आखिर में एक बिल्कुल ही अलग दुनिया, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। ये वो जादुई जंगल हैं जो खारे और मीठे पानी के संगम पर मतलब तटीय इलाकों में उगते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मशहूर सुंदरवन का नाम तो सबने सुना ही होगा। उसका नाम यहीं पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ों की वजह से पड़ा है, जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। तो हमने पेड़ पौधों और जंगलों की दुनिया तो देख ली, लेकिन इन अलग अलग तरह के घरों में रहता कौन है? अब बारी है यहाँ के निवासियों यानी वन्य प्राणियों की। ये जो मैप पर इतने सारे डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ लोकेशंस नहीं हैं। ये भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की कहानी बयां करते हैं। हर एक डॉट एक प्रोटेक्टेड एरिया है, एक सेफ हाउस जहां हमारे वन्य प्राणी बिना किसी डर के रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारत के कुछ जाने माने जानवर आखिर रहते कहाँ हैं। देखिए, जैसे जंगल वैसी वाइल्ड लाइफ। असम और केरल के गर्म और नमी वाले सदाबहार जंगलों में हाथियों के झुंड घूमते हैं, तो वहीं असम और पश्चिम बंगाल के दलदली मैंग्रोव में एक सींग वाला गेंडा मिलता है। गुजरात का गिर फॉरेस्ट, जो एक पर्णपाती वन है, एशियाई शेरों का दुनिया में इकलौता घर है। और टाइगर तो मध्य प्रदेश से लेकर सुंदरवन तक के जंगलों में राज करते हैं। लेकिन इतनी खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक स्याह सच भी है। हमारी ये बेशकीमती विरासत आज एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है। तो अब हम बात करेंगे उस असंतुलन की और उसे ठीक करने के लिए जो समाधान खोजे जा रहे हैं उनकी। तो असल समस्या है क्या? सीधी सी बात है, इंसानी गतिविधियां। अपने लालच में हमने प्रदूषण फैलाया, अंधाधुंध पेड़ काटे और गैरकानूनी शिकार किया। इन सब ने हमारे इकोसिस्टम का पूरा बैलेंस बिगाड़ कर रख दिया है। नतीजा ये है कि कई प्रजातियां या तो खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने की कगार पर हैं। ये जो अखबारों की सुर्खियां हैं, ये सिर्फ खबरें नहीं हैं। ये एक तरह की चेतावनी है। ये उस जमीनी हकीकत को दिखाती हैं जिसमें अवैध शिकार और जंगलों के कटने से बाघ और गैंडों जैसे जानवरों का अस्तित्व दांव पे लगा है। ये सिर्फ किताबों का मुद्दा नहीं है, ये एक असलियत है। अब इस सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। जैसे देश भर में बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। पेड़ पौधों को बचाने के लिए गार्डन को फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प दी जा रही है। प्रोजेक्ट टाइगर जैसे स्पेशल प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और सैकड़ों नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्थापित की गई हैं। और इसी कड़ी में भारत ने अपने नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। इस लिस्ट पर जरा खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सुंदरवन, नीलगिरी और नंदा देवी ये वो नाम हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो हमने भारत की इस अद्भुत प्राकृतिक दुनिया की सैर की, उसकी खूबसूरती भी देखी और उस पर मंडराता खतरा भी। ये एक अनमोल विरासत है जिसकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन असली सवाल ये है कि इस विरासत को बचाने में हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर। क्या कभी सोचा है कि भारत में एक तरफ दुनिया के सबसे घने जंगल हैं तो दूसरी तरफ अनोखे पहाड़ी घास के मैदान भी? चलिए आज भारत की इसी कमाल की वनस्पति और वन्य जीवन की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। आज हम सबसे पहले भारत की विशाल जैव विविधता को जानेंगे, फिर समझेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो वनस्पति को आकार देती हैं। इसके बाद हम सदाबहार, मानसूनी और दूसरे खास तरह के जंगलों की सैर करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये जंगल हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की शानदार जैव विविधता के साथ। ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि हमारा देश दुनिया के 12 सबसे विविध यानी मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 47,000। ये भारत में मौजूद अलग अलग पौधों की प्रजातियों की संख्या है।
ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसी वजह से पौधों के मामले में भारत दुनिया में 10वें और पूरे एशिया में चौथे नंबर पर आता है। और बात सिर्फ पेड़ पौधों पर ही खत्म नहीं होती। भारत में जानवरों की भी लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सचमुच एक बहुत बड़ा कुदरती खजाना है जो हमारे देश को वाकई में खास बनाता है। तो जब हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति, तो इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, वो पौधे जो बिना किसी इंसानी दखल के अपने आप उगते हैं। मतलब ये वो जंगल हैं जिन्हें सदियों से किसी ने छेड़ा नहीं है। हमारे घर के बगीचे जैसा नहीं जिसे हम खुद लगाते हैं और पानी देते हैं। अब सवाल ये है कि भारत में इतनी जबरदस्त विविधता आई कहाँ से? आइए अब उन खास वजहों को समझते हैं जो भारत की वनस्पति को अलग अलग रूप देती हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि भारत में कहीं तो घने जंगल हैं और कहीं बस सूखी झाड़ियां? एक जगह हरे भरे पेड़ तो दूसरी जगह नुकीले कांटे वाले पौधे। इसका जवाब ना दो बहुत ही सीधी साधी चीजों में छिपा है। ये सब कुछ असल में दो ही चीजों पर निर्भर करता है। एक तो है धरातल और दूसरी है जलवायु। मतलब जमीन कैसी है, पहाड़ी है या मैदानी, मिट्टी कौन सी है, और साथ ही वहाँ का मौसम कैसा है, तापमान कितना रहता है, धूप कैसी मिलती है, और सबसे जरूरी चीज बारिश कितनी होती है। चलिए अब अपनी यात्रा की शुरुआत उन जगहों से करते हैं जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये है भारत के सदाबहार वर्षावन। ये मैप देखिए, इसमें जो गहरे हरे रंग के इलाके दिख रहे हैं वही हैं हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। साफ पता चल रहा है कि ये वेस्टर्न घाट और हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है, यानी भारत के सबसे ज्यादा नमी वाले हिस्से। इन जंगलों में हर साल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। अंदाजा लगाइए, ये 6.5 फीट से भी ज्यादा पानी है। यही वजह है कि ये जंगल साल के 12 महीने हरे भरे रहते हैं। यहाँ के पेड़ 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। एबोनी और महोगनी जैसी कीमती लकड़ियां यहीं मिलती हैं। और हाँ, हाथी और एक सींग वाले गैंडे जैसे शानदार जानवर भी इन्हीं जंगलों का घर हैं। इस तस्वीर में देखिए कैसे साल भर की गर्मी और नमी मिलकर एक बहुस्तरीय जंगल बना देती है। मतलब जमीन पर छोटी झाड़ियों से लेकर 60 मीटर ऊंचे पेड़ों तक यहाँ जिंदगी की कई परतें एक साथ फलती फूलती हैं। चलिए अब चलते हैं भारत के सबसे ज्यादा फैले हुए जंगलों की तरफ। ये है मानसूनी पर्णपाती वन। इस नक्शे पर जो हल्का हरा रंग दिख रहा है ना, वो पूरा इलाका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का है। इसे देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि ये जंगल भारत के कितने बड़े हिस्से पर छाए हुए हैं, किसी भी दूसरे जंगल से कहीं ज्यादा। अच्छा, इन वनों को भी बारिश के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा गया है। जहां 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है वहां आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं, और जहां बारिश थोड़ी कम यानी 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है वहां शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। और इसी बारिश के फर्क से वहां उगने वाले पेड़ों की किस्में भी बदल जाती हैं। इन जंगलों को मानसूनी वन भी कहते हैं, और इसकी एक खास वजह है। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, जब सूखी गर्मी का मौसम आता है तो यहाँ के पेड़ पानी बचाने के लिए लगभग 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। ये कुदरत का पानी बचाने का एक शानदार तरीका है। तो अब तैयार हो जाइए भारत के कुछ और अनोखे और अलग तरह के जंगलों की एक तेज सैर के लिए। जिन इलाकों में साल भर में 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है वहां का नज़ारा एकदम बदल जाता है। यहाँ हमें मिलते हैं कंटीले जंगल और झाड़ियाँ। बबूल और कैक्टस जैसे पौधे यहाँ आराम से उगते हैं, और ऊंट और जंगली गधे जैसे जानवर इस मुश्किल माहौल में रहने के आदी हो चुके हैं। अब बात करते हैं पर्वतीय वनों की, जहाँ का सारा खेल ऊंचाई पर टिका है। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते जाते हैं पेड़ पौधे बदलते जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर आपको देवदार और चीड़ जैसे नुकीली पत्तियों वाले पेड़ मिलेंगे, और 3600 मीटर से भी ऊपर चले जाएं तो पेड़ खत्म हो जाते हैं और शुरू होते हैं एल्पाइन घास के मैदान। ये मैदान स्नो लेपर्ड और याक जैसे दुर्लभ जानवरों का घर हैं। और आखिर में आते हैं मैंग्रोव वन। ये उन तटीय डेल्टा में उगते हैं जहां नदियां समंदर में मिलती हैं। इन पेड़ों की खासियत ये है कि ये खारे पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। इनकी जड़ें हमेशा पानी में डूबी रहती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मशहूर सुंदरी पेड़ यहीं पाए जाते हैं। और हाँ, यही इलाका शानदार रॉयल बंगाल टाइगर का भी घर है। तो हमारी इस यात्रा के आखिर में
आइए इस बात पर विचार करते हैं कि ये अलग-अलग तरह के जंगल हमारे ग्रह और हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, ये हमारे मौसम को कंट्रोल करते हैं, मिट्टी को बहने से रोकते हैं, कई इंडस्ट्रीज को कच्चा माल देते हैं और न जाने कितने तरह के वन्य जीवों को पनाह देते हैं। सच कहें तो ये हमारे प्लैनेट के फेफड़े और हमारी लाइफलाइन है। हम इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस धरती से सारे पेड़ पौधे और जानवर अचानक गायब हो जाएं? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि जैव विविधता हमारे जिंदा रहने के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है।